ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज रिंकी सिंह। एज यू ऑल नो, जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो क्लास 8 का चैप्टर 17 चल रहा था, जिसमें कि आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में भी इस चैप्टर को डिटेलिंग में समझाया जा रहा है। और उसके बाद हम यूट्यूब चैनल पे भी इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये पार्ट 3 है। इसके अंदर हम फर्दर जितने बचे हुए टॉपिक हैं वो आज कंप्लीट करेंगे और आज आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। इस टॉपिक कंप्लीट करने के बाद चैप्टर का नाम क्या है? स्टार एंड सोलर सिस्टम। इसके अंदर हम स्टार के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में सारी जानकारी ले रहे थे। अगर हम बात करें प्रीवियस क्लासेस की, तो प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने अर्थ तक कंप्लीट किया था कि अर्थ के बारे में हमने सारी जानकारी ली थी। एंड देन अब जो बचे हुए प्लैनेट है उसके बारे में हम जानेंगे और हम बाकी के जो सेलेस्टाइल बॉडीज हैं, यानी कि जो सोलर सिस्टम में बाकी की जो सेलेस्टाइल बॉडी मौजूद होती है उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में जानकारी लेंगे। अब हम, जैसे कि आपको दिख रहा है, टॉपिक हमारा मार्स से स्टार्ट होगा क्योंकि हम अर्थ ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और मार्स में ऑनलाइन क्लासेस में भी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। बट फर्दर जो बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाए वो भी इसको ध्यान से देखें, और जिन्होंने ऑनलाइन क्लास अटेंड करी है वो भी बच्चे इसको ध्यान से देखें। तो हमारा टॉपिक है मार्स। मार्स की सबसे इंपॉर्टेंट और पहली बात कि मार्स एक रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। अच्छा, मार्स को रेड प्लैनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जो कंसिस्ट करता है वो आयरन की कंसिस्टिविटी रखता है, कंसिस्ट आयरन करता है, इसीलिए वो रेड कलर का नजर आता है, उसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। अगर हम मार्स के एटमॉस्फेयर की बात करें, एटमॉस्फेयर क्या होता है? ए थिक लेयर ऑफ एयर, इट्स कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो हवा की परत होती है बेसिकली, उसी को एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो यहाँ के अगर एटमॉस्फेयर की बात करें, हवा की परत या हवा की लेयर की बात करें, तो यहाँ पे हवा की परत बहुत ही पतली यानी कि थिन होती है। इस प्लैनेट के अंदर क्रिएटर्स अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं। क्रिएटर्स का मतलब मैंने क्या बताया था? अगर हम साधारण शब्दों में आप समझना चाहें तो क्रिएटर्स का मतलब होता है गड्ढे। ठीक है, जैसे चांद में धब्बे या गड्ढे होते हैं, उसी प्रकार से मार्स में भी एज लाइक द मून गड्ढे पाए जाते हैं जिनको क्रिएटर्स कहा जाता है। ठीक है, इसके पास 2 सैटेलाइट होती है जिसको नाम है फोबस एंड डियोमस। 2 सैटेलाइट इसमें मौजूद होती है। ये हमने बात कर ली मार्स की। अब हम बात करते हैं जुपिटर की। तो अगर आपसे कभी भी सवाल पूछा जाए कि सबसे सोलर सिस्टम का सबसे हैवीएस्ट और सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए जुपिटर। जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे हैवीएस्ट यानी कि सबसे भारी और सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा प्लैनेट कहा जाता है। अब इसको सबसे हैवीएस्ट, सबसे लार्जेस्ट क्यों कहा जाता है? पहली बात कि अर्थ जैसे 1300 प्लैनेट मिलेंगे तब जाके एक जुपिटर बनेगा। अर्थ जैसे 1300 प्लैनेट को मिलाकर एक जुपिटर बनता है। तो आप ऐसे दिमाग अपना लगा सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो कि जुपिटर का साइज कितना ज्यादा बड़ा है। ठीक है, और जुपिटर की अगर भार की बात करें, उसके मास की बात करें, तो अर्थ से 318 गुना अधिक उसका मास होता है। अर्थ से 318 गुना ज्यादा उसका वजन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कि सूर्य का यानी कि सूरज का पूरा एक रिवॉल्यूशन यानी पूरा एक चक्कर लगाने में एक जुपिटर कितना समय लेता है, तो आपका आंसर होगा 4331 दिन का समय वो लेता है। 4331 डेज वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में समय लेता है। और हम बात करें कि जुपिटर के पास कितने सैटेलाइट हैं, तो जुपिटर के पास टोटल 28 सैटेलाइट मौजूद है। और इसके ऊपर रेड स्पॉट्स भी मौजूद होते हैं, लाल कलर के धब्बे नजर आते हैं इसके ऊपर। क्लियर रखना है दिमाग में अपने। और उसके पास सैटेलाइट कितने हैं? 28 सैटेलाइट है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। आई होप इट्स क्लियर। जुपिटर के बारे में हमने आपको देखो मेन नॉलेज जो कि उसके हर, जैसे मैंने जो 4 लाइन बताई, चारों लाइन में कोई ना कोई क्वेश्चन पुट हो रहा है, कोई ना कोई क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजों को ध्यान से सुनना है, समझना है। ये मेन इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रही हूँ अकॉर्डिंग टू योर बुक। अब हम बात करते हैं सैटर्न की। तो अगर पूछा जाता है कि सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट का नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट का नाम है सैटर्न। सैटर्न सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट होता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट होता है। और अगर हम बात करें कि सबसे पहला प्लैनेट कौन सा है जिसको टेलीस्कोप के द्वारा ढूंढा गया था, तो होता है सैटर्न। सैटर्न एक ऐसा सबसे पहला प्लैनेट है जिसको टेलीस्कोप के द्वारा पहला प्लैनेट जिसको ढूंढा गया था। अब हम बात करते हैं कि इसके पास कितने सैटेलाइट होते हैं। तो इसके पास जो सैटेलाइट होते हैं वो 30 सैटेलाइट मौजूद होते हैं।
30 सैटेलाइट ये होते हैं। और अगर हम बात करें कि इसका कलर कैसा होता है, ये येलोइश कलर का पाया जाता है, येलोइश कलर का होता है, जो कि आपकी बुक में अवेलेबल है कलर, आप उसको देख सकते हो, आप हर एक प्लैनेट को देख सकते हो, ठीक है। यूरेनस की बात करते हैं, तो यूरेनस कैसा प्लैनेट है? यूरेनस थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट की गिनती में आता है। अच्छा, एक और चीज इसके बारे में, सैटर्न के बारे में बताना चाहूंगी। जो इसके पास 30 सैटेलाइट है, उसमें से एक सैटेलाइट ऐसा है जिसका नाम टाइटन है, ठीक है। टाइटन सैटेलाइट का नाम है, और वो सैटेलाइट जो है वो मरकरी से भी बड़ा सैटेलाइट है। अगर आपसे सवाल पूछा है कि सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा सैटेलाइट किसके पास है, तो आपको जवाब देना है कि सैटर्न के पास सबसे बड़ा सैटेलाइट है। उसका नाम क्या है? टाइटन उसका नाम है। और वो कितना बड़ा है? वो मरकरी से भी बड़ा सैटेलाइट है, या सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा सैटेलाइट अगर हम कहें तो आप सैटर्न का टाइटन सैटेलाइट बोल सकते हो। ये सैटर्न के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अब हम बात करते हैं यूरेनस की। तो यूरेनस को हम अगर वन वर्ड में कहें तो थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट कहा जाएगा। फर्स्ट लार्जेस्ट प्लैनेट, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट, थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट, तीसरा सबसे बड़ा प्लैनेट की बात करें तो वो यूरेनस होता है। यूरेनस एक पूरी दूरी यानी कि एक पूरा चक्कर लगाने में, यानी सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने में जो समय लेता है वो 84 ईयर, यानी 84 ईयर में वो एक बार सूर्य का पूरा चक्कर लगाता है, ठीक है। ध्यान रखना है। इसके पास सैटेलाइट कितने होते हैं? 21 सैटेलाइट इसके पास होते हैं। कितने सैटेलाइट होते हैं? 21 सैटेलाइट इसके पास होते हैं, ठीक है। यूरेनस के पास 21 सैटेलाइट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेपच्यून की। तो नेपच्यून कैसा सैटेलाइट होता है, नेपच्यून कैसा प्लैनेट होता है? तो नेपच्यून सबसे पहले तो फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट की गिनती में आता है। चौथा सबसे बड़ा प्लैनेट नेपच्यून होता है। नेपच्यून 165 साल में एक चक्कर लगाता है। किसका? सूर्य का एक रिवोल्यूशन करने में वो 165 साल यानी कि 165 ईयर का समय लेता है। उसके पास जो प्लैनेट होते हैं वो 8 सैटेलाइट मौजूद होते हैं, 8 सैटेलाइट होता है उसके पास। आई होप इट्स क्लियर। कुछ बेसिक चीजें इनको ध्यान रखना है आपको, कुछ मेन इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूँ। अब हम बात करते हैं प्लूटो की। तो प्लूटो आपको पता ही है, पहले इसको एज ए प्लैनेट कंसिडर किया गया था, उसके बाद इसको प्लैनेट कंसिडर नहीं किया गया। जब इंटरनेशनल गाइडलाइंस जो न्यू आई थी उसके हिसाब से इसको प्लैनेट कंसिडर से हटा दिया गया। तो इनके कुछ बेसिकली रीजन क्या क्या थे? सबसे पहले ये जो रिक्वायरमेंट होती है प्लैनेट की, जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल नहीं कर पाए थे, जो कि मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था। इसके पास वो प्लैनेट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये फुलफिल नहीं कर पाए। और मेन रीजन जो था, देखिए सबसे पहले चीज तो इसको ड्राफ्ट प्लैनेट के कैटेगरी में रखा जाता है, ड्राफ्ट प्लैनेट कहा जाता है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसको एक ड्राफ्ट प्लैनेट क्यों कहा गया, इसको एज ए प्लैनेट में कंसिडर क्यों नहीं किया गया? क्योंकि नेपच्यून की जो ऑर्बिटर की जो लाइन थी उसको क्या करता था? कट क्रॉस कर रहा था। दैट मीन्स उस ऑर्बिट था उसको कट क्रॉस कर रहा था, इसी वजह से उसको एज ए प्लैनेट कंसिडर नहीं किया गया। ये न्यू इंटरनेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से है, ठीक है, जो कि आपकी बुक में अवेलेबल है, आप वो चीजें पढ़ सकते हो। अब हम बात करते हैं एस्ट्रॉइड। अब जो हम बात कर रहे हैं, अब हम ऐसे सेलेस्टाइल बॉडीज की बात कर रहे हैं जो कि छोटी मोटी होती है। प्लैनेट, सूरज, चंद्रमा, ये सारी हमने बड़ी बड़ी चीजों को पढ़ लिया। अब जैसे कि आप कार्टून्स वगैरह देखते हैं, तो कार्टून में आप क्या देख रहे हो कि आप सोलर सिस्टम की प्लैनेट तो बड़े बड़े घूम ही रहे हैं, उसके अलावा कुछ पत्थर जैसा कुछ घूम रहा है, पत्थर जैसा शूटिंग स्टार जा रहा है। अगर आप कार्टून देखते हैं या कोई स्पेस का दृश्य देखते हैं तो आप कुछ ऐसी चीजें, छोटे छोटे सितारे चमक रहे हैं, कुछ सेलेस्टाइल बॉडी पत्थर जैसा कुछ तैर रहा है, तो अब कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। यानी कि प्लैनेट और सूरज के अलावा या मून या बोल सकते हो स्टार के अलावा जो छोटी छोटी बाकी की सेलेस्टाइल बॉडी होती है उसके बारे में अब हम इसमें आगे जानेंगे। तो अब हम पहला जो सेलेस्टाइल बॉडी ले रहे हैं वो एस्ट्रॉइड ले रहे हैं। अब एस्ट्रॉइड होता क्या है? तो एस्ट्रॉइड रॉक और मेटल से मिलके बना एक ऑब्जेक्ट होता है। किससे मिलके बनता है? रॉक मतलब चट्टान, और मेटल यानी धातु से मिलकर एस्ट्रॉइड बनता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एस्ट्रॉइड कैसे बनता है? रॉक से मिलकर और मेटल से मिलके बनता है, ठीक है। ये पत्थर नुमा जैसा होता है, आप इमेज वगैरह इसकी देख सकते हो, बुक में आपकी इमेज अवेलेबल है। कुछ ऐसा इसका स्पेसिफिक कोई ऐसा शेप नहीं होता, बट इसका वेल डिफाइंड शेप नहीं होता है।
अनअरेंज्ड शेप होता है, अरेंजमेंट के पर्पज से शेप नहीं होता है, ठीक है। ये एस्ट्रॉइड होता है। और एस्ट्रॉइड जो है, अगर हम बात करें एस्ट्रॉइड की, तो एस्ट्रॉइड को 500 बिलियन पहले ही ऐसा माना गया है कि 500 यानी सोलर सिस्टम बनने के 500 बिलियन पहले से ही एस्ट्रॉइड, कॉमेट या ऐसे सेलेस्टियल बॉडी मौजूद थी, ठीक है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। ये हमने एस्ट्रॉइड की बात कर ली। अब हम बात करते हैं कॉमेट की। कॉमेट क्या होता है, कॉमेट किससे बनता है? ये आइस, अच्छा एक मैं इसमें एक चीज बताना मैं भी भूल गई सैटर्न के बारे में। हाँ, सैटर्न को लेके एक चीज क्लियर नहीं हुई, सॉरी। वो क्या थी, एक रिंग मौजूद होती है और रिंग वो डस्ट पार्टिकल और आइज से मिलकर रिंग बनती है, जो कि सिर्फ टेलीस्कोप की मदद से ही देखी जाती है, वो सैटर्न में होती है, ठीक है। ये चीज हमारा रह गया था। एस्ट्रॉइड क्लियर है। अब हम बात करते हैं कॉमेट की। किसकी बात करते हैं, कॉमेट क्या होता है। तो कॉमेट स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इसकी जो बची हुई चीज़ें हैं वो ध्यान रख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉमर अगर देखा जाए तो एस्ट्रॉइड आपके सोलर सिस्टम में कितने मौजूद है, 1 लाख के करीब एस्ट्रॉइड, एस्टिमेट है ऐसा, इट नॉट एग्जैक्टली बट एस्टिमेट ये है कि 1 लाख के करीब एस्ट्रॉइड मौजूद हैं, ठीक है। और अगर हम कॉमेट की बात करते हैं तो कॉमेट आइस और डस्ट पार्टिकल से मिलके बनता है। आइस और डस्ट पार्टिकल से मिलके एक कॉमेट का फॉर्मेशन होता है। कॉमेट कैसा नजर आता है, देखिए कॉमेट जो बनता है डस्ट पार्टिकल और आइस से मिलकर, वो कुछ ऐसा होता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, पीछे इसकी बहुत लंबी टेल यानी कि बहुत लंबी इसकी पूंछ की तरीके की होती है, और जैसे ये सूर्य के नजदीक आता है वैसे ही इसकी जो टेल है यानी जो इसकी पूंछ है वो लंबी होने लगती है, बड़ी होने लगती है, ठीक है। बड़ी और लंबी नजर आती है, और जब ये सूर्य के नजदीक आता है तभी हमें नजर भी आता है। कॉमेट किससे बनता है, आइज और डस्ट पार्टिकल से मिलकर बनता है। सूर्य के नजदीक आने पर ये हमें नजर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये एक आइस की इसकी ऊपर की बॉल होती है और एक टेल होती है, जो कि सूर्य के नजदीक आते ही वो बड़ी सी और बड़ी नजर आने लगती है, ओके। ये बात कर ली हमने कॉमेट की। कॉमेट के बाद है मिटियोर एंड मिटरॉइड्स। मिटियोर की बात करें तो मिटियोर स्मॉलर ऑब्जेक्ट होता है जो सूर्य का रिवोल्यूशन करता है। जब ये अर्थ सरफेस के नजदीक पहुंचता है तभी ये नजर आता है। ये नजर कब आना शुरू होता है, जब ये अर्थ सरफेस के नजदीक पहुंचता है। इसको शूटिंग स्टार भी कहा जाता है। ये भी कुछ इसी तरीके का हूबहू नजर आता है, शूटिंग स्टार भी कहते हैं। और जैसे ही अर्थ सरफेस के नजदीक पहुंचता है तो अर्थ सरफेस के फ्रिक्शन, मतलब ये बहुत ही तेजी से आता है। सबसे पहले शूटिंग स्टार आपने देखा होगा, जब आप कोई विश मांगना शुरू कर देता है कोई, ठीक है, तो बहुत ही तेजी से जो आता है, तो हाई स्पीड की वजह से इसका फ्रिक्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और अर्थ सरफेस पे आते आते बहुत ही छोटा हो जाता है। और ये कभी भी अर्थ सरफेस पे पूरी बर्निंग के साथ नहीं आता है, ये अनबर्न आता है, ठीक है। अर्थ सरफेस पे जब ये आता है तो अनबर्न होता है, यानी पूरी तरीके से नहीं जलता है। और जब ये अर्थ सरफेस पे पहुंचता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान से सुनिए, जब ये अर्थ सरफेस पे अनबर्न मिटियोर्स या मिटियोर्स बोले हम, मिटियोर, अनबर्न मिटियोर जब अर्थ सरफेस पे पहुंचता है तो इसको मिटियोइड्स कहा जाता है। अनबर्न मिटियोर जब अर्थ सरफेस पे पहुंचता है, यानी आधा जला हुआ मिटियोर आधा जला हुआ क्यों होता है, या उसकी हाई स्पीड यानी हाई स्पीड की वजह से फ्रिक्शन बनता है और वो जलता है। और जब वो अर्थ सरफेस पे पूरा जले बिना जब वो अर्थ सरफेस पे पहुंचता है तो उसी को मिटियोइड्स कहा जाता है, ठीक है, उसी को मिटियोर्स कहा जाता है। इट्स इट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो सैटेलाइट होती है जो एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाई जाती है। आपने ये सारे प्लैनेट्स में पढ़ा है कि कितनी कितनी सैटेलाइट कितने कौन कौन से प्लैनेट के पास होती है, बट हम बात करें कि हमारे द्वारा अंतरिक्ष में भेजी गई सैटेलाइट, उसी को आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहा जाता है। हम या अर्थ पे भी आर्टिफिशियल हमने सैटेलाइट्स भेजी है और बाकी के जो प्लैनेट है उधर भी हम काफी सैटेलाइट्स भेज चुके हैं, ठीक है। तो उसी को जो मेड द्वारा यानी कि इंसानों द्वारा बनाई गई सैटेलाइट जो अंतरिक्ष में भेजी जाती है उसी को आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का पर्पस क्या होता है, अगर हम बात करें कि उसको क्यों भेजा जाता है, हम जो बात कर पाते हैं, जो हमें सिग्नल मिल पाता है टीवी का, टेलीफोन का, कम्युनिकेशन जो हम बना पाते हैं, या हम जो प्रिडिक्शन कर पाते हैं, या आप फोरकास्ट बोल सकते हो कि मौसम की जानकारी हम ले पाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सैटेलाइट द्वारा हमें वो चीज़ें यानी कि हमें वो नॉलेज प्राप्त होती है। ग्लोबल वार्मिंग के या भूकंप का आना, या आप बोल सकते हो कि कम्युनिकेशन स्किल
या दूसरों के संपर्क करना या टेलीफोन सिग्नल, टीवी सिग्नल, ये सारी चीज़ें जो है हमारे द्वारा जो पृथ्वी के बाहर जो सैटेलाइट भेजी गई है अंतरिक्ष में, उसके द्वारा हमें ये चीज़ें मिल पाती है। नेक्स्ट हम बात करें, अगर हम बात करें कि पहली सैटेलाइट कौन सी थी, यानी कि पृथ्वी द्वारा पहली सैटेलाइट जो अंतरिक्ष में गई थी वो कौन सी सैटेलाइट थी? फर्स्ट सैटेलाइट का नाम है स्पुतनिक 1। क्या नाम है? स्पुतनिक 1 सैटेलाइट थी। और वो कब भेजी गई थी? फर्स्ट सैटेलाइट कब भेजी गई थी? 1957 में, 1957 में पहली सैटेलाइट भेजी गई थी। अगर हम बात करें कि भारत की पहली सैटेलाइट कौन सी है, तो भारत की पहली सैटेलाइट का नाम है आर्यभट्ट। ठीक है, इसके साथ आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और कोई भी डाउट होता है तो हम ऑनलाइन क्लासेस में इसको डिस्कस करेंगे। आई होप इट्स क्लियर। वीडियो पसंद आई है, समझ में आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।